नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। वही विकास कार्यों का सीएम योगी स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीएम योगी के अयोध्या दौरे को लेकर। इसी खबर पर अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएस, आपसे जानना चाहेंगे, कल अयोध्या दौरे पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ, इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? देखो, कल जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो 11 बजे कल हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क में उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। उसके बाद सीधा वो राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी मंदिर में जाएंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर टेकेंगे मत्था और उसके बाद वहां से निकल के राम जन्मभूमि जाएंगे। राम जन्मभूमि का जो कार्य चल रहा है, कितने काम पूरे हो चुके हैं और कितने अभी बाकी अधूरे काम है, उसको भी उनके चाहे एंटी हो चाहे जनपद राय हो, तो वहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ इंजीनियर के साथ वो निरीक्षण भी करेंगे, उनके साथ वार्तालाप भी करेंगे और क्या क्या होने वाला है, किस रूट से प्रधानमंत्री जी जाएंगे और किस कहाँ जो वीआईपी हैं, जो आने वाले वीआईपी हैं, 3000 मेहमान हैं, चाहे अडानी से लेकर अमिताभ बच्चन तक, तो ये सब जो लोग आएंगे, जो भी वीआईपी आएंगे, तो उनको रुकने की, वहाँ बैठने की जो व्यवस्था, उसका भी असली जायजा लेंगे। और उसके बाद वहां से निकल करके जो सर्किट हाउस है, वहां पे वन विभाग और नगर विकास की जो प्रदर्शनी है, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। और आज जो नगर विकास मंत्री हैं, वन मंत्री, वो दोनों अरुण कुमार है और नगर मंत्री, ये दोनों लोग आज पहुंच जा रहे हैं। बस कुछ देर में वो दोनों लोग पहुंचने वाले हैं। तो जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों के साथ आने वाली भीड़ को कहा कैसे क्या करना है, आने वाले जो सब वो वीआईपी हैं, आने वाले जो राम भक्त हैं, जिसको निमंत्रण कार्ड भेजा गया है, वो कहाँ से आएंगे, किस पॉइंट पे रुकेंगे, कहाँ उठ के रुकने की, कहाँ ठहरने की, यानी जितनी भी योजनाएं हैं, जो रहने खाने की जो व्यवस्थाएं हैं, आने वाले समय में जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो लोग आ रहे हैं, वो कहाँ कहाँ रुकेंगे, उनकी सब चीज व्यवस्था के साथ साथ उपचार चलाओ, ये सब सारे आला अधिकारियों के साथ बैठक करके, स्थलीय निरीक्षण करके उनको आवश्यक निर्देश देंगे। जी अमन। वही बीएस लाठी जी, आपसे जानना चाहूंगा, विकास कार्यों को लेकर आपसे बात करना चाहूंगा कि अभी तक कितना कार्य हो चुका है, वही लगभग कितनी तैयारी है सीएम योगी के अयोध्या दौरे को लेकर, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखो, अगर बात की जाए अमन, तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो ट्रस्ट विभाग है, वो नरेंद्र मिश्रा जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो कल ही परसों ही पहुंच गए थे और कल उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया और कल ट्रस्ट के अंदर जो रामकथा संग्रहालय है उसमें बैठक की। और पहले उन्होंने जहाँ जो चाहे राम पथ हो चाहे भक्ति पथ हो, जो काम चल रहा है वो लगभग पूरा हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम जो बाकी है उसको जल्दी से 22 तारीख तक पूर्ण करने, 22 से पहले पूर्ण करने का उन्होंने निर्देश दिया है। और टाटा एल&टी के दोनों कर्मचारियों के साथ जो राम मंदिर, राम परिसर में जो फिनिशिंग का काम हो रहा है, जो स्वर्ण दरवाजे लग रहे हैं, ये जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ जहाँ कहाँ श्रद्धालु बैठेंगे, वहाँ कैसे समतल व्यवस्था हो, वो समुचित बैठने से प्यार पानी से लेकर के सारी सुविधा हो, उसके साथ उन्होंने अधिकारियों का वो किया है। तो अंतिम रूप तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो देंगे, जो ट्रस्ट की तैयारी है। उसके बाद जिला प्रशासन की बात की जाए तो जितनी योजनाएं 32,000 करोड़ की में जो योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं लगभग पूरी होती दिख रही हैं। तो कल जो सूबे के मुखिया आने वाले हैं, उनकी सारी तैयारी जिला प्रशासन कर चुका है। और सारी साफ सफाई की बात की जाए तो जो प्रदर्शनी है, उसमें सारी जो आने वाले, चाहे हेलीपैड की बात की जाए, वो कहाँ से जो वीआईपी आएंगे, एयरपोर्ट पे कितने लोग उतरेंगे, कितने लोगों का प्लेन, कितने जेट प्लेन, कितने हेलीकॉप्टर आएंगे, कहाँ कहाँ उतरेंगे, जो पड़ोसी जिले हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। जहाँ जहाँ एयरपोर्ट की सुविधा है, जहाँ उतरने की सुविधा है, वहाँ उतारा, क्योंकि इतने वीआईपी आएंगे, उनको एक ही जगह उतारा नहीं जा सकता है में, तो तमाम चाहे गोंडा हो, बस्ती हो। जी बीएस लाठी जी, काफी अहम ये दौरा रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। विकास कार्यों का निरीक्षण करते सीएम योगी नजर आएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। वहीं धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक में पार्टी ने संयोजकों के नाम तय कर लिए हैं। वहीं जल्द ही प्रभारी भी घोषित किए जाएंगे। वहीं आज भी ये बैठक जारी रह सकती है।
इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, क्या कुछ बड़ी बातें रही इस बैठक के दौरान? वहीं आज भी इस बैठक की संभावना है कि आज भी कई बातें जिनको लेकर चर्चा होनी है वो अभी प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रही? देखिए, कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में शामिल थे। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल थे। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल थे। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल थे। तमाम इसमें संगठन से जुड़े कोर कमेटी से जुड़े पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब तक का जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं संगठन की तरफ से, वो उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई और आगामी किस तरीके से काम करना, जिसको लेकर कोर कमेटी में बैठक हुई है। दूसरा, आज की जो काफी महत्वपूर्ण बैठक 3 बैठकें हैं, जिसमें सरकार, संगठन और संघ की तीनों समन्वय बैठक होगी। पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यानी संगठन के साथ बैठक होगी। संगठन में जो उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री या फिर उपाध्यक्ष, ये सब आज बैठक में शामिल होंगे और आगामी 2000 मिशन को लेकर किस तरीके से रणनीति अपनानी है, संघ की क्या अपेक्षाएं संगठन से हैं या फिर संगठन की क्या अपेक्षाएं संघ से, पहले चरण में यह बैठक होगी। उसके बाद सरकार और संघ के बीच में बैठक होगी, समन्वय बैठक होगी। सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरीके से काम करना है या फिर सरकार की योजनाएं किस तरीके से जन जन तक पहुंचेंगी, इन सब चीजों को लेकर आज सरकार संघ समन्वय की बैठक महत्वपूर्ण बुलाई गई है। इन बैठक में तमाम निर्णय भी लिए जा सकते हैं कि आगामी 2024 को लेकर किस तरीके से काम करना है। प्रत्याशी और निर्धारित किए जाएंगे तो उनको किस तरीके से, क्योंकि संघ की जो एक सहमति एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा कि 2022 चुनाव के पहले स्थिति थोड़ा पश्चिम क्षेत्र में खराब थी, लेकिन संघ के साथ सरकार समन्वय बैठक हुई। उसके बाद आपने देखा था किस तरीके से एक लहर भाजपा की उमड़ी और एक बार फिर से सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। तो देश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और आज की महत्वपूर्ण बैठक यानी संघ से होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीच एक अलग दिशा निकलेगी। और संघ ने जिस तरीके से सरकार के समन्वय में काम किया है अब तक, 2014 से अब तक लगातार सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब लक्ष्य 2024 का है। देखने वाली बात यह होगी कि अब इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे और क्या कुछ संघ अपनी बातें कहेगा या संगठन अपनी उसमें बातें कहेगा। सरकार की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम सुरेश खन्ना समेत तमाम मंत्री शामिल होने वाले हैं। जी, बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक हुई। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप कुमार सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर यह समीक्षा बैठक होनी है। बीएल संतोष इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। कई मंत्री, नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर सामने आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह समीक्षा बैठक की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। 3 दिन प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक की जानी है। अखिलेश पदाधिकारियों के साथ इस दौरान मंथन करते नजर आएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो। सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से यह बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक करते नजर आएंगे। वहीं अपने कार्यकर्ताओं से इस दौरान फीडबैक लेते नजर आएंगे। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश पदाधिकारियों के साथ चिंतन मनन करने वाले कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हो, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इस बैठक के दौरान, क्योंकि 3 दिनों की एक मैराथन बैठक देखी जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आज की बैठक है वो सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। यानी कि पूरे प्रदेश का जो खाका है वो तैयार होगा आज, और जो प्रत्याशी हैं
वो कितना दमखम रखते हैं अपने जिलों में, उसको लेकर भी आज मंथन होगा। अपने अपने जिलों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष देंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो सीटें जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में जीत दर्ज की थी, यानी करीब 10 ऐसे सांसद लोकसभा संसदीय क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी इस बार अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। उसको लेकर भी मंथन जारी है कि किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। आज महानगर और जिला अध्यक्षों की बैठक है और जो रविवार बीता है उसमें जो अधिवक्ता सभा थी उसकी बैठक की गई थी। और इसके अलावा अभी मंगलवार को एक बैठक होनी है जिसमें सभी जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं और इसके अलावा जो प्रत्याशी रहे हैं, उन सभी को बुलाया गया है पार्टी कार्यालय पर। मंगलवार को बड़ी बैठक फिर माना जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं निर्णय होगा कि किन चेहरों को इस बार मैदान में उतारना है। फिलहाल आज जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो बूथ स्तर की दी जाएगी। इसके पहले भी जो संगठन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव लगातार जो प्रयास कर रहे थे उसमें देखा जा रहा था कि जो बड़े चेहरे थे जो जिलों के, चाहे वो सांसद हो या सांसद का प्रत्याशी रहा हो संसदीय क्षेत्र का, उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने क्षेत्र में 100 जो ऐसे लोग हैं वो तैयार करें पर बूथ। एक बूथ पे करीब 100 लोगों को तैयार करना है, यानी कि जो संगठन है उसको ग्राउंड जीरो लेवल पे एकदम तैयार करने की जुगत में अखिलेश यादव दिख रहे हैं। इसके अलावा गठबंधन की जो तस्वीर है उसमें भी अखिलेश यादव अपने आप को एक बड़े भाई की भूमिका में देख रहे हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा सीटें अगर हिस्से में आएंगी तो अखिलेश यादव की आएंगी, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बड़ी है और चुनाव में सबसे ज्यादा अहम भूमिका में भी अखिलेश यादव नजर आने वाले हैं। तो फिलहाल इसको देखते हुए माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव जिलों का दौरा करने भी निकलेंगे, अलग अलग कैंपेन चलेगी। तो फिलहाल संगठन को जो दिशा निर्देश देने हैं, जो उनके साथ जो बैठकें करनी है और उनके जो फीडबैक लेने हैं, उसका दौर अभी जारी है और ये दौर अभी 10 से 15 दिन लगातार जारी रहेगा। पार्टी मुख्यालय पर लगातार गहमा गहमी बनी रहती है। फिलहाल इसके बाद से जो कैंपेन शुरू होगा उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब लखनऊ में कम नजर आएंगे। यही वजह है कि सभी जो जिला अध्यक्ष हैं, जो महानगर अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो बड़े नेता हैं, सबको मुख्यालय पर बुलाकर उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है और उन्हें आने वाले समय के लिए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी की ये 3 दिवसीय बैठक रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर किद भाई तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इन दिनों इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसकी वजह है कि तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने उनसे मेडर सीट से चुनाव लड़ने की मांग की है। इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है और अगर सोनिया रायबरेली छोड़ती हैं तो उनके विरासत को कौन संभालेगा, इसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल तेलंगाना कांग्रेस ने सोनिया गांधी को दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग की है। इसके पीछे उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति को अहम माना जा रहा है। उत्तर भारत में अगर हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कांग्रेस का अपना सीएम नहीं है। बिहार में कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन में है। वहीं दक्षिण भारत में हाल ही में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है। रायबरेली सीट से कौन मैदान में उतरेगा, यह बड़ा सवाल है। सोनिया गांधी नहीं तो आखिर कौन रायबरेली सीट से कांग्रेस के लिए दावेदारी पेश करने वाला है, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, इस पर भी एक सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि इसी खबर पर हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, यहां पर इसी बीच खबर निकलकर सामने कि रायबरेली से अब की बार चुनाव लड़ती हुई सोनिया गांधी नहीं नजर आएंगी, लेकिन इसी बीच अभी कयास है, पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन अगर रायबरेली सीट से सोनिया गांधी चुनावी मैदान में नहीं उतरती हैं तो ऐसे में उनकी दावेदारी कौन संभालेगा और यह किस तरीके से एक मूव देखा जा रहा है, इसके सियासी मायने क्या कुछ निकाले जा सकते हैं? देखिए अमन, कांग्रेस लगातार जो है अपनी सीटें बढ़ाने के लिए पूरे देश भर में जो है हाथ नज कर रही है। रायबरेली सीट इनकी पैतृक सीट जरूर है, लेकिन लगातार इस बार जब सांसद बनी सोनिया गांधी रायबरेली से ज्यादा आवागमन उनका नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सस्पेंस में है कि लोकल पब्लिक जो फीडबैक आ रहा है, ये फीडबैक आ रहा पब्लिक कांग्रेस से संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती को पैतृक सीट हार जाए, सोनिया गांधी दोबारा संसद में न पहुंचे। तो इसको लेकर के फिर खम्मम से जो है तेलंगाना की सीट पर अपना आजमाइश की है कि वहां का रेवंत रेड्डी जो सीएम है उन्होंने कहा है कि हम खुद जो है प्रस्ताव देंगे सोनिया गांधी को और वो यहाँ से चुनाव लड़ें। और फिर दूसरा भी दिख रहा है, साउथ में देखिए तेलंगाना और जो है आंध्र में उनकी सरकार है, तो ये माना जा रहा है वहां इससे और जो बढ़ेगा साउथ में कांग्रेस और मजबूत होगी। क्योंकि यह उत्तर भारत में क्या है स्थिति कि कांग्रेस उतनी मजबूती जितनी उम्मीद की जा रही है वो जोर नहीं पकड़ पा रही है। और
साउथ में कांग्रेस का जरूर वहां तो बढ़ता जा रहा है। तो ये स्थिति देख करके जो है सोनिया गांधी को वहां से खम्मम में चुनाव लड़ने की बात चल रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसका प्रस्ताव भी वहां की सरकार ने तैयार किया है कि वो सोनिया गांधी से मिलकर उनको सौंपेंगे और उनसे कहेंगे यहीं से चुनाव लड़ें। तो रेवंत रेड्डी वहां सीएम चाहते हैं कि सोनिया गांधी का चुनाव लड़ने से कांग्रेस मजबूत होगी, और साउथ में कांग्रेस का जब धरातल मजबूत होगा तो केंद्र सरकार बनाने में उसकी सीटें में साउथ का ज्यादा महत्व हो जाएगा। और जहां तक रायबरेली की बात है तो या तो यहां से प्रियंका गांधी को उतारेंगी या कोई और कद्दावर नेता उतारा जाएगा, क्योंकि यूपी में अभी भाजपा की लहर ऐसी चल रही है कि यहां पर जो है कोई बड़ा नेता हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव का हश्र दे करके इस बार लग रहा है क्या होगा। क्योंकि अब अगर यहाँ तक सोनिया गांधी की बात है तो वहां फीडबैक जो आ रहे हैं तो लोकल पब्लिक उनसे नाराज दिख रही है, ये ऐसा मानना है लोकल पब्लिक का। तो अब देखना यह है कि सोनिया गांधी चुनाव दोनों जगह लड़ती हैं या खम्मम से तय ही माना जा रहा है, लेकिन रायबरेली से भी लड़ सकती हैं ये, लेकिन समय बताएगा कि कांग्रेस नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। जी अमन। तेलंगाना से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी सोनिया गांधी, सस्पेंस बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें अयोध्या में सभी दीवारों पर राम जी से जुड़ी कई तस्वीरें बनाई जा रही हैं। तो वहीं दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वर दास महाराज को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। तो वहीं आलिया और रणवीर सिंह को निमंत्रण भेजा गया है। वहीं आगरा के रुनकता क्षेत्र के गांव सिंगरा में श्रृंग ऋषि का आश्रम है, जहां भगवान श्री राम रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। ये 5 तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर में विकास कार्य जोरों पर नजर आ रहा है, वहीं प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। वहीं चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं ओवरब्रिज पर किस तरीके से रामलला से जुड़ी तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। वहीं आगरा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। वहीं आलिया और रणवीर कपूर को यहां पर निमंत्रण पत्र सौंपा गया है। प्राण प्रतिष्ठा का उन्हें निमंत्रण पत्र सौंपा गया है। यहाँ सिंह ऋषि महाराज की जन्मस्थली और तपस्थली जगह है। यहाँ सिंह ऋषि महाराज ने तपस्या की है, और जब दशरथ जी के पुत्र नहीं हुए थे तो वहाँ पुत्र कामेष्टि किया, तो उनके पुत्र को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो शांता कुमारी जो उनकी बड़ी बहन थी वो श्री ऋषि महाराज को लाई थी शादी। जी हाँ, 11 मंजिल के एक साला बना हुआ है जिसमें 100 कुंड बनाया जा रहा है। 1100 जोड़े हवन करेंगे, जो वाल्मीकि रामायण से हवन होगी, जिसमें आचार्य मनीषी अपने बनारस से काशी से आ रहे हैं और उज्जैन से लोग ब्राह्मण लोग आ रहे हैं। और इसमें सीताराम जो आप सामने देख रहे हैं 1008 शिवलिंग की स्थापना होगा, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग आ रहे हैं। उसमें 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं, जो 9 दिवसीय अखंड सीताराम का जाप होगा। और सारी सुविधा 1008 जो शिवलिंग बनेगा उस पर रुद्राभिषेक पर डे रुद्राभिषेक होगा। कुछ किया नहीं जाएगा। हम 2015 में इसी भूमि पर बहुत बड़ा एक यज्ञ किए थे, जिसमें संकल्प लिया गया था कि 10 वर्ष के अंदर यदि राम मंदिर बन जाता है तो उस समय फिर मैं यज्ञ करूंगा। तो वो मेरा 15 का संकल्प है, जिसमें बड़े बड़े महारथी अशोक सिंघल जी इत्यादि सब लोग थे और सब लोग साथ संकल्प लिए। 22 जनवरी सभी सनातन धर्मियों से हमारा अनुरोध है कि सब लोग 22 जनवरी को पुनः जिस प्रकार से रामनवमी मनाई जाती है, इसी प्रकार से 22 जनवरी को जो भगवान अवतरित होंगे, भगवान की प्रतिष्ठा होगी, हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और उससे पहले एक आप सब लोगों को सूचना, हमारा निवेदन कि सब लोग अपने चारों तरफ कहीं भी गंदगी देखें तो गंदगी को साफ करें, क्योंकि भगवान का अवतरण होने वाला है। 22 तारीख को भगवान पधारेंगे, हमारे जगत नियंता जो सब सरकारों के भी सरकार हैं, वो उनका अवतरण होगा। सब लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। सर, यह जो पेंटिंग बना रहे हैं यह भगवान श्री राम की पेंटिंग है। जो कैकई माता थी उन्होंने भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया था 14 साल के लिए। जब भगवान श्री राम वनवास से घर आए थे अपने, तो कैकई माता जी से सबसे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया था, और कैकई माता जो थी वो भगवान श्री राम को समझा रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। स्वागत है आपका अयोध्या में। ये भगवान श्री राम की हम पेंटिंगें बना रहे हैं अयोध्या के अंदर।
जितने भी ओवर ब्रिज है उनके दोनों तरफ हम ये पेंटिंगें बनाएंगे, दृश्य बनाएंगे भगवान राम के चित्र, जिससे कि यहाँ पर अयोध्या में आने वाले लोगों को उनके बारे में पता चले और प्रभु श्री राम जो कि 500 बरस के बाद अयोध्या में आ रहे हैं, उनके जितने भी चित्र हैं अयोध्या आते हुए, उन जैसे उन्होंने अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, तो वो सब चित्र हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। बिजनौर में अफजलगढ़ पुलिस हिरासत से बाइक चोर फरार, एसपी ने लिया एक्शन, दरोगा और सिपाही को किया निलंबित। महोबा में पुलिस को मिली सफलता, 4 अंतर्राज्यीय तस्कर किए गए गिरफ्तार, मादक पदार्थ की करते थे तस्करी। अलीगढ़ में मैक्स पिकअप और ट्रैक्टर की टक्कर, 2 महिलाओं की हुई मौत, 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल। सहारनपुर में वैश्य अग्रवाल महासम्मेलन, सपा के वरिष्ठ नेता संजय गर्ग ने किया सम्मेलन का आयोजन, लोगों का उमड़ा सैलाब। आगरा में चोरों का कहर, चोरों ने रात के अंधेरे में एसबीआई बैंक की एटीएम में किया हाथ साफ, 30 लाख रुपए से अधिक का बताया जा रहा कैश। फर्रुखाबाद में माघ मेले की तैयारियां तेज, सदर विधायक व डीएम ने किया निरीक्षण, 51,000 दीपों से होगी मां गंगा की आरती। आगरा मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर लगी आग, एप्पल का फोन ठीक करने के दौरान हुआ हादसा, युवक की बची जान। पीलीभीत में ठंड का सितम जारी, कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल किए गए बंद, 8 से 13 जनवरी तक है अवकाश। हापुड़ में बढ़ रही हत्या की वारदात, युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से की गई हत्या, नहर में फेंका शव। कानपुर देहात में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध तमंचे के साथ युवक को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ युवक ने डाली थी पोस्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि जय गणेश जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।